सो बेसिकली आज हम लोग फिजिक्स के वाले पोर्शंस को फाइनल टच देंगे, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको वन लाइनर के फॉर्म में दिए जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली एग्जाम्स में आपके फैक्ट ऐसे बन करके आते हैं। तो एक्सप्लेन करने वाला कंटेंट कम होगा, फैक्ट वाली वन लाइनर वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे जो कि आए हुए थे, तो दैट इज़ वाई मैंने इसे इंक्लूड किया। और ये चूँकि ऐसा टर्म एंड मतलब कॉन्सेप्ट है जो कि हम सभी लोग डेली बेसिस पे इस चीज़ से क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं और जान रहे हैं। तो होपफुली कि इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा अच्छे तरीके से। साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया है किस तरीके से, यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टू, जस्ट अ मिनट, okay, use of a computer to carry out illegal activities such as committing fraud, child pornography, attempt to destroy national economic and technological infrastructures. बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके जो भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ है, लाइक है किसी कोई फ्रॉड करना हो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना हो, या फिर कुछ नेशनल इकोनॉमिक चीज़ों को क्या करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो, उनके टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब करना हो, ये सारी चीज़ें करने के प्रोसेस को कंप्यूटर के थ्रू अगर कोई किया जा रहा है तो उसको आप साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। साइबर क्राइम सिक्योरिटी और आपका एक पूरा मतलब कि मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है। अगर आपके साथ में कोई साइबर क्राइम होता था, आप वहाँ पे कंप्लेन कीजिए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि कोई मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा अभी आपका ट्रांजेक्शन होने वाला है, कृपया उसको अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन करवाने के लिए, कंफर्म करने के लिए अपना ये चीज़ करें। तो आप फटाफट फटाफट क्या करते हैं, डालना शुरू कर देते हैं और आपका सारा डिटेल उनके पास चला जाता है और वो एक्सेस करके आपका पैसा आपके अकाउंट से ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरीके का ये साइबर क्राइम है। तो इस तरीके के क्राइम को कंप्लेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी है, जहाँ पर आप कंप्लेन करते हैं और आप अपनी पूरी डिटेल भरते हैं और उस पर एक्ट लिया जाता है। तो आज की डेट में ये बड़ा ज़्यादा क्राइम है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो हो रहा है वो साइबर क्राइम से, खास करके जितने भी मनी पेइंग ऐप हैं, लाइक एज पेटीएम है, जी पे है, फ़ोन पे है, ये जितने भी या अमेज़न पे है, जितने भी ये सारे पेमेंट को करने वाले जो ऐप हैं, उनके थ्रू आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे देखिए, जितने भी पेमेंट करने वाले ऐप हैं, उनमें 3 लेवल की सिक्योरिटी लगी हुई है और पूरा एन्क्रिप्शंस लगा हुआ है। मतलब आपकी जो डिटेल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास जा रही है, बाकी किसी के पास नहीं जाएगी। और ओटीपी का जो सिस्टम आया वो बेसिकली इसी चीज़ को देखते हुए आया कि जब तक आप ओटीपी क्या अपना शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपका कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। ये ओटीपी ही आपके अकाउंट से पैसा ले जाने का एकमात्र तरीका है। आप इसको बचा करके रखिए। तभी आपसे जब भी कभी कोई मैसेज या कोई ओटीपी के रिगार्डिंग कोई चीज़ आती है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इसको आप शेयर मत कीजिए और ये वैलिड होगा 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। तो साइबर क्राइम का मतलब यही होता है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके जो भी नेशनल की इकोनॉमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, और कोई ऐसे फ्रॉड किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए कैसे ऐसा करने का, ये सारी चीज़ों को बेसिकली आप साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। स्पैम ये वर्ड एक बार पूछा जा चुका है कि इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या ये बताता है। सो यहाँ पे लिया गया है कि अ क्राइम दैट अफेक्ट ऑल द यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। जैसे हम सभी लोग इंटरनेट के यूज़र हैं, डेली बेसिस पे हम अपना एक्सेस करते हैं। हमारा जीमेल अकाउंट गूगल पे क्या है, लॉगिन है। हम अपने लॉगिन से आईडी से जितना दिन भर में कुछ भी सर्च करते हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा गूगल के पास क्या होता है, स्टोर होता है कि आपने क्या चीज़ सर्च किया हुआ है। और उसी आपके सर्च के बेसिस पे वो आपके पास कंटेंट भेजना शुरू कर देता है। आप गूगल क्रोम अगर खोलेंगे तो नीचे आपको कुछ न्यूज़ मिलते रहते हैं ऐसे, और वो न्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली आपके सर्चिंग इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पर आता है। उनका एल्गोरिदम यही बताता है कि कोई भी यूज़र जिस तरीके का कंटेंट हमेशा देख रहा है, या जिस तरीके का कंटेंट वो सर्च कर रहा है, उसके रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उनको देना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो स्पैम एक ऐसा क्राइम है जिसमें जितने भी इंटरनेट के यूज़र होते हैं उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे ईमेल हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हीकल फॉर द साइबर क्राइम और स्पैम। ईमेल पे बहुत सारे, चाहे आपको आपके वायरस, आपके सिस्टम में वायरस डालना हो, आपका कोई इन्फॉर्मेशन उनको फीच करना हो, ये सारा सब कुछ करने के लिए क्या करते हैं, आजकल ये लोग ईमेल का सहारा लेने लगे हैं। हम सब लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टैब में कहीं ना कहीं अपना गूगल अकाउंट क्या किए हैं, एक्टिव किए हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने उस अकाउंट को लॉग आउट नहीं करते हैं, अगर उनके फ़ोन में है या उनके सिस्टम में है। वो जब भी कभी मतलब उनको खोलना हुआ, बस गूगल क्रोम खोलते हैं, जीमेल पर जाते हैं, तो उनको खुल जाता है। तो हमेशा वो लॉगिन में रहते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा लेकर के ये जितने भी साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, आपका मेल अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं और उस मेल अकाउंट पे कुछ ऐसा माल वायरस बना करके आपको मेल करते हैं कि आपको क्लिक करते ही आपकी डेटा पूरी फीच हो जाती है। तो ईमेल एक बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन व्हीकल बन चुका है ये फ्रॉड कराने के लिए, साइबर क्राइम कराने के लिए।
तो स्पैम का मतलब वही हुआ कि जिससे कि इंटरनेट यूजर्स की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया जाए, अफेक्ट किया जाए। हैकिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वाइट हैकिंग और ब्लैक हैकिंग या एथिकल हैकिंग। हैकिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मॉडिफाई करती है फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू डाइवर्ट इम्पेयर इट्स फंक्शन। एक ऐसा कोशिश, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स का जो फीचर्स है उसको क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। मतलब सपोज कि अगर मैंने अपने सिस्टम्स को ओपन करने के लिए कोई 4 नंबर का डिजिट का पासवर्ड लगा रखा है, अगर कोई हैकर होगा, मतलब जो हैक करने वाला आएगा, तो वो मेरे पासवर्ड को क्या करेगा, चेंज कर देगा। मतलब मेरे पासवर्ड को या तो एक्सेस कर पाएगा या तो क्या करेगा, चेंज कर देगा। ऐसा करने वाले को हैकर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हैकिंग के नाम से जाना जाता है। फिशिंग, एन अटेम्प्ट टू obtain सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट डिटेल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि इनसे आप क्या समझते हैं। तो ये एक ऐसा फ्रॉड है, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आने वाला ये वर्ड है, जो कि आपको बताता है कि आपके यूजर नेम, जैसे सपोज आपने कोई बैंक का ऐप आपने यूज किया हुआ है, राइट, और उस बैंक को ऐप को आपको लॉगिन करने के लिए हमेशा यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। या आपने ऑनलाइन पेमेंट करने का क्या क्या रखा है कि ऑप्शंस एक्टिव कर रखा है, तो वहाँ पे भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो ये फिशिंग के थ्रू आपको यही किया जाता है कि किसी भी यूजर का जो यूजर नेम है या उसके पासवर्ड है, या आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है उसकी जो डिटेल होती है, उनको क्या किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से हैक किया जाता है। मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और वो उनके पास चला जाएगा, आपके विदाउट परमिशन के ही आपके अकाउंट से पैसा ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो हैकिंग, स्पैम और फिशिंग, ये तीनों टर्म्स हैं जो कि साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इनका तीनों का अलग अलग अपना मतलब है, जो कि आपके एग्जाम से कभी कभी पूछे जाते हैं। साइबर क्राइम को एक तरीके से सिक्योरिटी देने के लिए, उसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी होती है। और इनका काम यही होता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से साइबर क्राइम हो रही है, और इंटरनेट के थ्रू और मेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू, उन क्राइम को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। An act to protect computers, networks, programs and data from unauthorized access। एक ऐसी कोशिश साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जिसके थ्रू जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं या उनका डेटा है, उनको विदाउट किसी परमिशंस के या विदाउट अथोराइज्ड परमिशंस के उनको एक्सेस करने से क्या किया जाए, रोका जाए, जिसको कि आप अनअथोराइज्ड एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो अनअथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जिस एक्ट की ज़रूरत है, उसको बेसिकली हम साइबर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। Most important cyber security measure is to involve data encryptions and creations of a password। डेटा इनक्रप्शंस का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से डेटा आपका क्या होगा, इनकरप्ट होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगी, और जो भी आपका ऐप का बिल्डर होगा उसके पास होगा, तीसरे बंदे के पास नहीं होगा। जैसे आपके व्हाट्सअप मैसेज में लिख करके आता है, मैसेज आर इनकरप्टेड। मतलब इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज अगर आप किसी व्हाट्सअप से किसी से चैट कर रहे हैं, तो वो जो चैट का कंटेंट होगा वो सिर्फ आपके और आप जिससे बात कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जाएगा, ना ही व्हाट्सअप कंपनी के पास जाएगा, ना ही किसी सिक्योरिटी सिस्टम के पास जाएगा। वो मैसेज कहीं पे भी रिवील आपका नहीं होता है। पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते थे लोग कि आपका जो चैट है उसको स्टोर किया जाता था और उसको लेकर कहीं मिसयूज़ करते थे। अभी क्या है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को आदेश नहीं देता है या हाई कोर्ट आपको इस चीज़ का परमिशन नहीं देता है कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी चैटिंग, जो भी कॉलिंग हुई है उसको आप डिस्क्लोज कीजिए, तब तक वो चीज़ पूरी तरीके से प्राइवेसी बनी रहेगी। और इसीलिए आप अभी देखिए कि व्हाट्सएप पे जो कॉलिंग फैसिलिटीज़ दिया है, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो वॉइस कॉलिंग हो, उस पे कहीं पे भी कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आता। वो प्राइवेसी को ही पार्ट ध्यान में रख करके बनाई गई है कि अगर आप किसी से भी व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी कॉल करते हैं, अगर आप बात करते हैं, उस कॉल को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब वो पूरी प्राइवेसी आपकी मेंटेन की गई है कि आप जिन दो, मतलब आप जिससे बात करते हैं, आपकी और उसकी बातें सिर्फ आप और वो सुन सकते हैं, तीसरा थर्ड पर्सन कोई और वहाँ पे नहीं सुन सकता है। इन फ्यूचर अगर आप दोनों में कोई ऐसा क्राइम सीन बन जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो आपके कॉल रिकॉर्ड को कोर्ट में एज अ प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये इसका मतलब होता है इंक्रिप्शन का मतलब। और ये सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का एक तरीके से मेजरमेंट आप बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन लाइनर के हिसाब से जो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, दैट इज लाइक एज फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ अ पावर। पावर को बेसिकली, हेलो, स्पैम बेसिकली एक क्राइम है जो कि जितने भी आप इंटरनेट के यूजर्स होते हैं उनके इंफॉर्मेशन को, उनके क्रेडेंशियल डिटेल्स को अफेक्ट करने के काम को स्पैम बोला जाता है। ये भी एक साइबर क्राइम है।
क्राइम दैट अफेक्ट ऑल यूजर्स ऑफ द इंटरनेट, जितने भी इंटरनेट के यूजर्स हैं, लाइक एज हम सभी लोग आज के डेट में इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या फिर पीसी के थ्रू, कहीं से भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो क्रेडेंशियल डिटेल्स हैं, उनको अफेक्ट किया जाए, उसको आप स्पैम के नाम से जानते हैं। यूनिट ऑफ पावर वॉट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूनिट ऑफ वर्क दैट इज द जूल। एंड लाइट ईयर, ये आपसे पूछा गया कि लाइट ईयर को आप क्या समझते हैं, मतलब ये क्या है, किस चीज़ की यूनिट है, तो आपको बताया जाता है कि ये आपका डिस्टेंस की यूनिट होती है, और सबसे लेंथी जो डिस्टेंस की यूनिट है वो लाइट ईयर को माना जाता है। उसको डिफाइन किया जाता है कि लाइट एक पूरे साल में जितनी डिस्टेंस कवर कर पाती है, उस डिस्टेंस को आप लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, या वन लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। लाइट ईयर दैट इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वन ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई जितनी दूरी होगी, उस दूरी को आप लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, और ये आपका यूनिट है किसका, दैट इज द डिस्टेंस का। इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी अगर आप मेजर करेंगे, उसमें मेजर किया जा सकता है। फ्लो ऑफ वाटर इज मेजर इन सुसेस, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बड़ा ही अनकॉमन सा स्टेटमेंट है, लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाटर के फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए या किसमें उसमें मेजरमेंट, जैसे टेम्परेचर को आप सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, वैसे ही फ्लो ऑफ वाटर को सुसेक्स में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ अ मेजर ऑफ अ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए डॉप्सन यूनिट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। सोनार स्टैंड फॉर द साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका काम किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट का, जो भी आपके समुद्र में कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट से समुद्र की गहराई, मतलब उसकी जो नीचे डेप्थ होती है, उसके लोकेशंस को या उसके मतलब कि डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक राडार बेस्ड क्या होती है, टेक्निक होती है आपकी, मतलब इसकी स्पीड फिक्स होती है, और जितना टाइम इसको जाने में और आने में लगता है, उससे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ, जो भी समुद्र के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पर है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए सोनार इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखा है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और ये भी पूछता है किस लिए ये यूज़ किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनोमीटर, ये एनोमीटर के थ्रू आपका वेलोसिटी ऑफ विंड मीन्स हवा की जो तीव्रता है, स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए एनोमीटर का यूज करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड बाय द ऑडियोमीटर, और साउंड की इंटेंसिटी को, मतलब कितना ज़्यादा हैवी है या कितना ज़्यादा डेसिमल का है, उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए आप ऑडियोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ मिल्क इज मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, ये बहुत कॉमन सा है। लैक्टोमीटर आज के डेट में जितने भी डेयरी वाले शॉप होते हैं, वहाँ पे भी आप जाइए, देखिए, तो वो लोग लेकर के लगा करके चेक करते हैं कि आपके दूध में कितना ज़्यादा क्रीम, मतलब मिल्क है, और कितना आपका पानी है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होगा वो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करेगा, करता है। और लक्समीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है या कितना इंटेंस लाइट है, इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए लक्समीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। राडार इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स। जितने भी आपके ऐसे डिफेंस वाले जो लैंडिंग वाले, जैसे जहाँ पे जहाज़ लैंड करती है डिफेंस के लिए, लाइक है जैसे आगरा में भी है। आगरा में एक जगह है जहाँ पे पूरा डिफेंस वाली जो होती हैं जहाज़ सब वहाँ पे लैंड करती हैं। तो ये राडार जो होता है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बताता है उनकी प्रेजेंस को और लोकेशन को। रेडियो वेव के थ्रू इनका फंक्शन होता है, वो एक पेरीफेरी में एक लोकेशन बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्विक इज मेजर्ड ऑन, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किस स्केल पे मेजर किया जाता है, फिर तो आप रिक्टर स्केल बोलेंगे, और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, फिर तो उसके लिए आप सिस्मोग्राफ बोलेंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ एंड इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। ये दोनों पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको क्वेश्चंस में ध्यान देना पड़ेगा कि वो पूछ रहा है कि किसके द्वारा मेजर किया जाता है, या आपसे ये पूछ रहा है कि किस पर मेजर किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन,
जब भी पानी आपका गिरता है तो हमेशा ड्रॉप के फॉर्म में, बूंद के फॉर्म में गिरता है। ये जो ड्रॉप आपका बन रहा है इसके पीछे कारण क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन केमिस्ट्री का टर्म है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम एरिया में बना करके रखने की टेंडेंसी को सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा ऊपर से जब भी फॉल मतलब गिरता है तो हमेशा ड्रॉप के फॉर्म में गिरता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। Surface tension of a water molecule is very high. That is why it always falls from a height to the lower side in the form of a drop. हमेशा वो ड्रॉप के फॉर्म में क्या करता है? गिरता है। सरफेस टेंशन को लेकर के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो जिसमें से एक भी एक इम्पॉर्टेंट था, ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो भी आप पानी में आप कोई भी ऑयल अगर आप डालते हैं तो उसे ड्रॉप के फॉर्म में क्या होता है, ये आपका ऐसे तैरता रहता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सरफेस टेंशन जो आपका वाटर का है और जो आपका ऑयल का है वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे में मिसबुल नहीं है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये ऑयल के ड्रॉप क्या करते हैं, अपना सर्कल बनाए रहते हैं और उसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर दोनों का सरफेस टेंशन बराबर बराबर हो जाएगा तो बेसिकली उसमें क्या होंगे, मिक्सबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। Okay, steam at 100 degrees Celsius more severe burn than water at the same temperature because of its latent heat। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपने कभी खाना पकाया है, मीन्स खास करके रोटी, अगर आप रोटी बना रहे हैं और अगर जब रोटी आप फुला रहे होते हैं, अगर वो फट जाए, मतलब कि उसका जो फूलने वाला पोर्शन होता है फट जाता है, और अगर गलती से आप उसको हाथ से पकड़ के फुला रहे होते हैं, चाहे तवे पे चाहे गैस पे जैसे भी, तो उसके फटने से जो आपका वहाँ से आपको निकलता है, उसकी जो आँच लगती है वो आपको ज़्यादा परेशान करती है, मतलब बहुत तेज़ तक आपको जलता रहता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पूरा से स्किन पूरी जल गई है। जबकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी अगर आपका बॉयल कर रहा है, आप उस पानी को चाहेंगे टच भी कर लेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वेपर के फॉर्म में हीट निकलती है उसमें लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लेटेंट हीट को लेकर के सवाल भी आपसे बनते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है, तो आप बताते हैं कि एक ऐसा हीट जो कि बेसिकली मॉलिक्यूल के स्टेट को चेंज करने में, कन्वर्ट करने में क्या होती है, हेल्प करती है, उसको आप लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। सो स्टीम का लेटेंट हीट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर के। जो भी पानी आपका बॉयल कर रहा होता है उसके कंपेरिजन में जो भी भाप होती है उसकी लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेस टाइम एंड फास्टर। ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी और कम टाइम में क्या होता है, बन जाता है, ऐसा किस वजह से? तो यहाँ पे दे रखा है कि बिकॉज द इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। आपका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार दिमाग में ये सवाल बन जाता है कि अच्छा बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा फिर तो देर से बॉयल करेगा, फिर तो खाना देर से पकना चाहिए। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखा है, दिया रखा रहेगा कि डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, रिमेन्स सेम इन बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिया रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि प्रेशर कुकर में खाना आपका जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर की वजह से प्रेशर इनसाइड द कुकर आपका क्या होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ जाने से आपका खाना जल्दी कैसे पक जा रहा है उसकी थोड़ा सा समझिए। बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि कोई भी मतलब मान लीजिए लिक्विड है आपका, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, ओके। और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसमें डला हुआ है जिसको आप पका रहे हैं, हाँ सपोज कीजिए कि उसका पकने की जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो, ज़्यादा होगा। तो क्या वो चीज़ जो कि आप नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका बॉयल कर रहा है, क्या वो कभी उसमें पक पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक उस ऑब्जेक्ट को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर आपका अचीव नहीं हो पाएगा, रीच नहीं कर पाएगा, तब तक वो चीज़ पक नहीं पाएगी। जैसे जब आप पहाड़ों पे खाना पकाते हैं तो पहाड़ों हाइट पे जाने पर वहाँ पे खाना लेट से क्यों पकता है? आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ की दाल सही से पक नहीं पाती है। उसके पीछे कारण यही होता है कि दाल को मेल्ट होने के लिए या बॉयल होने के लिए या पकने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उससे पहले पानी क्या करता है, बॉयल कर जाता है। तो प्रेशर अगर आपका कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मतलब आपकी कम हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका कम होगा तो जो चीज़ आपको पकना है, मीन्स जब बॉयल होना है, वो टेम्परेचर अटेन नहीं हो पाता। दैट इज़ वाई उसको पकने में क्या होती है, दिक्कत होती है। आप ये देखिए कि पहले जब कुकर का सिस्टम नहीं था तो वैसे ऐसे मतलब कि खुले हुए बर्तन में बनता था खाना, जैसे डेगची में या फिर कढ़ाई में जो भी कुछ है, तो उसमें दाल उतनी अच्छे से पक नहीं पाती थी। लेकिन अभी आप देखिए कुकर में 3 सीटी आपने दिलाया नहीं कि पूरा का पूरा दाल और पानी एकदम घुल कर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि बॉइलिंग पॉइंट जब ज़्यादा हो जाता है, सपोज़
नॉर्मली अगर आपका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था और दाल को मतलब पकने के लिए मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए है, तो अभी जब आपने प्रेशर कुकर में इसको डाला तो उसकी टेम्परेचर कितनी हो गई, 120 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट। तो इतने टेम्परेचर पे क्या करेगा, पानी बॉयल करेगा, इसके बॉयल करने से पहले क्या होगा, आपका ये पक जाएगा। दैट इज़ भाई कुकर में जल्दी जल्दी खाना पक जाता है और अच्छा खाना बनता है। आपको ज़्यादा उसके लिए मेहनत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि एग्जैक्टली ऑटोक्लेव मतलब प्रेशर कुकर के ही प्रिंसिपल से ऑटोक्लेव डिजाइन किया गया। अगर आपके पास सपोज कीजिए आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल कि आपका ऑटोक्लेव अगर ख़राब हो गया, तो आपके पास अगर 5 लीटर वाला अगर कुकर है, तो आप उसमें रख करके अपना मीडिया वगैरह सब स्टरलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोवेव ओवन कुक्स फूड यूजिंग माइक्रोवेव, ये रेडिएशंस का नाम आपसे पूछा जाता है। माइक्रोवेव आज के डेट में सभी के लाइफ का पार्ट बन गया है, जनरली हर घर में आजकल अवेलेबल है। तुरंत रख करके आधे सेकंड मतलब आधे मिनट का 30 सेकंड का लगाते हैं, चाय पूरा गर्म हो जाता है। रख करके 1 मिनट पूरा लगा दिया, पूरा की पूरी रोटी पूरा पूरा खाना एकदम गर्म हो जाता है। मतलब बर्तन आपका नॉर्मल लगेगा पूरा, लेकिन खाने के अंदर पूरी हीट चली जाती है। तो वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, माइक्रोवेव की वजह से। मतलब माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव का सोर्स होता है जो कि पूरा खाने के पार्टिकल के अंदर में घुस जाता है, जिसकी वजह से आपका बर्तन तो गर्म नहीं होगा, लेकिन खाना पूरा का पूरा आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है। व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स, क्या होगा, आपसे सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास ये पानी है ग्लास का भरा हुआ, और पूरा का पूरा पानी आपका भरा है, और यहाँ पे सपोज एक पीस है आपका आइस का, और ये आइस का पीस अगर आपने मान लीजिए इसे भरा हुआ है, तो पूछ रहा है कि अगर ये आइस का जो क्यूब है अगर ये मेल्ट होगा, तो ये पानी के लेवल पे मतलब वाटर के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या देर इज नो इफेक्ट होगा, यही आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, वाटर है, और ये आपका क्या है, आइस है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स, द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। आपके उस ग्लास के पानी के लेवल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना पानी का लेवल पहले था उतना ही पानी का लेवल आएगा। उसके पीछे रीजन ये है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में क्या करता है, डाला जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना एरिया जितना वॉल्यूम होता है, उस ऑब्जेक्ट के रखने पर वाटर या तो क्या करेगा, उतना फैल जाएगा, या तो उतना वाटर का लेवल क्या होगा, अप हो जाएगा। जैसे सपोज अगर आपका ये पानी पूरा का पूरा भरा हुआ हो, और अगर आप इसमें पानी बर्फ डालते हैं, तो इसके डालने से जितना पानी आपका यहाँ पे गिरेगा ना, उतने पानी का जो वेट आएगा वो पूरे बर्फ की वेट के बराबर आएगा। यही आपको बताया जाता है। तो अगर बर्फ आपने डाला और पानी पूरा आपका फ्लो कर रहा है और ये पानी बहा नहीं है, तो बर्फ के मेल्ट करने पर भी पानी आपका फैलेगा नहीं, मतलब बहेगा नहीं, सेम का सेम रह जाएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर डिक्रीजेस एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपके हवा में नमी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर प्रेजेंट इन एयर। अगर हवा में एयर का प्रेजेंस होना शुरू हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ये आपसे स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है, वो उसकी वेलोसिटी एयर में क्या करती है, डिक्रीज करती है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी आपके मौसम में कब बढ़ती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो और उस पे क्या हो, बादल छा जाए। बादल के छा जाने की वजह से पूरा का पूरा आपका जो पानी वेपराइज होकर के जा रहा होता है ऊपर, वो जा नहीं पाता। जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा बादल है और ये पूरा आपका अर्थ है, और बादल के होने की वजह से पूरा का पूरा जो पानी यहाँ से आपका इवापोरेट हो रहा था, ये इवापोरेट होकर के ये बाहर स्केप नहीं हो पाता है, राइट। और फिर से क्या करता है, ये वापस एटमॉस्फेयर में ही आकर के रिटर्न होकर के रह जाता है। तो जब यही वाटर वेपर आपके एयर के साथ में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो आप उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो साउंड की वेलोसिटी होगी, वो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के दिनों में आपको आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है। अगर आपके पास कोई रेलवे ट्रेन है, या अगर आपका हाईवे है, या कोई भी तालाब है, तो ठंड के दिनों में अगर आदमी कोई तालाब के उस साइड से बोल रहा होगा या बोलेगा, तो बड़ी क्लियरली आपको क्या होता है, सुनाई देता है। जबकि वही आवाज़ अगर आप गर्मी में सुनेंगे, तो गर्मी के टाइम पर आपको आवाज़ वो कम सुनाई देती है। क्या ऐसा कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? अरे
बताइए। अच्छा, आपकी बार जब ठंडी का सीज़न आएगा तो आप नोटिस करना, ठंड के टाइम पे आपको साउंड बहुत दूर से बहुत क्लियरली सुनाई दे जाता है। अगर आपके घर से करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी रेलवे ट्रैक होगी, तो उसकी आवाज़ बहुत ही क्लियर आपको सुनाई देगी ठंड के टाइम पे। जबकि वही आवाज़ गर्मी के दिनों में आपको सुनाई नहीं देती है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है, कि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो होती है, वो ह्यूमिडिटी के टाइम पे कम हो जाता है, क्योंकि ठंडी के टाइम पे हमेशा मौसम एकदम क्लियर होता है, चिपचिपा नहीं रहता है। ह्यूमिडिटी का मतलब आपकी स्किन पे चिपचिप होना शुरू हो जाए, जैसे गर्मी के दिनों में होता है। वो ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वाटर, वो उसको आप ह्यूमिडिटी नहीं बोलते हो। जो ठंड के टाइम पे आपको दिखाई देता है, जिसे जिसे आप ड्यू बोलते हो, वो ह्यूमिडिटी का फॉर्म नहीं है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हीट की वजह से जो वाटर आपका इवोपोरेट हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर से स्कैप ना कर पाए, फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाए। जैसे गर्मी जैसे गर्मी के दिनों में हो, जैसे अभी आजकल का समय कैसा चल रहा है, पूरा ह्यूमिड है। सोवी मुंबई से हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। वैसे आप लोग इस टाइम पे समझ ही रहे होंगे, क्योंकि मौसम वही चल रहा है। विजिबल रेंज आपका पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट की जितनी भी वेवलेंथ होती हैं, उनको लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाए, अरेंज कर दिया जाए, उसको आप स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस स्पेक्ट्रम में आपका विजिबल रेंज भी आता है, विजिबल लाइट आती है, और सोलर रेडिएशन का उसकी वेवलेंथ आपसे यहाँ पे दी गई है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि विजिबल रेंज में एड्स लाइट्स कौन कौन से हैं, किनारे वाले लाइट कौन कौन से हैं, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपने ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ करके आप आए हैं, और इस फॉर्मूले के थ्रू आपको बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि वॉयलेट एंड रेड ये दोनों आपके किनारे किनारे पाए जाते हैं, तो इनको एज रेडिएशंस के नाम से भी जाना जाता है। ई डी जी ई, ठीक है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे भाई, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हमेशा थोड़ी रहेगा। जब आपके आसमान में बादल छाए रहेंगे, और पानी जो आपका इवापोरेट हो रहा था वो आपको ऊपर नहीं जा पाएगा, तब ह्यूमिडिटी बनेगा। गर्मी के टाइम पे भी मौसम जब क्लियर रहेगा, तो ह्यूमिडिटी एकदम नहीं रहेगी। आपको ज़्यादा रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के टाइम पे हमेशा आपको चिपचिप नहीं होती है। ओके, यहाँ पे दे रखा है, लाइट फ्रॉम द सन रिचेज द अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सन से लाइट को अर्थ पे पहुंचने के लिए। ये एक डेटा है, फैक्ट, जो कि आपको बताना था। इंडोस्कोप एंड द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब जितना भी टेलीफोनी में यूज़ किए जाते हैं वो सभी। इंडोस्कोप का मतलब ये कि मेडिकल साइंस में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू आपके इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक है जैसे आपका लंग्स है, आपके इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके इंटरनल पार्ट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनको जानने के लिए इंडोस्कोपी कराया जाता है। जैसे आज के डेट में हार्ट के फंक्शंस को जानने के लिए भी इंडोस्कोपी कराया जाता है। तो इंडोस्कोपी और ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका फोनी टेलीफोनी में यूज के लिए जाने वाला फाइबर केबल होता है। ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर हैं, या आपका इंडोस्कोप है, या फिर आपका डायमंड है, ये सब के सब जो प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली इंडोस्कोप के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इंडोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है काम करने का, या ऑप्टिकल फाइबर का काम करने का प्रिंसिपल क्या है, तो आप बता सकते हैं टोटल इंटरनल फ्रीक्वेंसी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड साइंस ब्रिलियंटली, डायमंड बहुत अच्छे तरीके से चमकता है, उसके पीछे का रीजन भी यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हटा करके आप रिफ्लेक्शन ही मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन वर्ड सही है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था क्लासेस में भी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोनॉट्स अगर कोई है तो उसको स्काई कैसा दिखाई देगा, तो आपके लिए आंसर क्या देना है? ब्लैक। द कलर ऑफ स्काई फॉर एन एस्ट्रोनॉट्स इज द ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा और उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। दैट इज अच्छा। सवाल मेरा ये है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब तो ये होता है कि लाइट का कोई एक रेडिएशन का पार्ट है, और जिसको कि आपने किसी प्रिज्म से क्या किया, पास करा दिया, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो लाइट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो जहाँ पर आपको यहाँ पे इस तरीके से विग्योर दिखाई देता है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे, आप सभी लोगों से ये है, कि यहाँ पे लाइट तो बेसिकली इतनी सारी होती हैं, सिर्फ हमेशा
ब्लू ही कलर क्यों दिखाई देता है स्काई, रेड ग्रीन या येलो ये सब क्यों नहीं दिखाई देता? अच्छा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू में से की बात कर रहे हैं आप? हम्म। और कोई? इनका कहना ये है कि जो आपका ये विविग्योर है, इंडिगो है और ब्लू है, इन तीनों में सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो ब्लू का है। बट इन दोनों के कंपेरिजन में इसका कलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, दैट इज़ वाई स्काई ब्लू दिखाई देता है। बाकी अभी कलर आपके बचे हुए हैं, मतलब कि अभी आपका ग्रीन बचा हुआ है, येलो बचा हुआ है, ऑरेंज बचा है और रेड बचा है। वेरी गुड। स्कैटरिंग के लिए आप बताते हैं कि स्कैटरिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी लाइट के फ्रीक्वेंसी के, राइट? जितना ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसकी उस स्कैटरिंग पावर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पूरा जो आपका 7 कलर है यहाँ पे विविग्योर, उसमें से सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कलर है वो कौन-कौन से हैं? आपके ब्लू है और ग्रीन है और रेड है, जिसको कि आप आरजीबी के नाम से भी जानते हैं। यही आरजीबी आपके प्राइम कलर होते हैं या प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट? इन तीनों कलर में से सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? दैट इज़ द ब्लू कलर की। ये दोनों का भी स्कैटरिंग होता है, लेकिन स्कैटरिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं होती कि ये बहुत दूर तक या बहुत ज़्यादा हाइट तक जा पाएँ। दैट इज़ वाई ये आपको नीचे ही दिखाई देते हैं, जैसे जब आपका सनराइज़ हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा जो चीज़ें होती हैं वो रेड रेड आपको दिखाई देती हैं। तो ब्लू कलर का स्काई के दिखाई देने के पीछे कारण ये है कि जितने भी आपके 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर में से 3 आपके डोमिनेट कलर हैं और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लू की है, दैट इज़ वाई वो सबसे ज़्यादा हाईली मोस्ट क्या करती है, स्कैटर्ड होती है और वो पूरा का पूरा एरिया आपका कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लू आपको दिखाई देता है। अगला सवाल है यहाँ पे, द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर। सवाल आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी हाइट 6 फीट है। आपको अपने बॉडी को, मतलब अपने आपके पूरी हाइट को पूरा देखने के लिए जो यहाँ पे लगा हुआ मिरर है, इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो सपोज कि मान लीजिए अगर आपका ये मिरर है, प्लेन मिरर, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है और ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/2 जो होगा आपका हाइट, वो किसका होना चाहिए? मिरर का होना चाहिए। उसको फुल देखने के लिए आपके घर में जो लगे हुए श्रृंगारदानी हैं, उनमें आप देख लीजिएगा कि आपकी आपकी जो बॉडी है अगर आपको पूरी दिखाई दे रही होगी, तो आपके हाइट का जस्ट हाफ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाफ का, ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ हाइट होना चाहिए इस मिरर का, इस ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा उसमें देखने के लिए। तो इस पे सवाल आपसे बनता है कि सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका हाइट जो है 1 सेंटीमीटर का है, तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए उसको पूरी पूरी तरीके से देखने के लिए? हाँ, डायनमो गाड़ी में लगी हुई होती है और खास करके जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल रोटेशन। ये रोटेट करता है बहुत स्पीड से और उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, मतलब वहाँ पे बैटरी चार्ज हो जाती है और उससे पावर सप्लाई आपकी होती है। तो ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल रोटेशंस को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जस्ट इसका उल्टा। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर और डायनमो आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। बैटरी जो कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये एक आपका डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, ये एक एलिमेंट है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा हाई हाई रेट से जो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी अगर मेटल में कन्वर्ट करता, कंडक्ट करता है, तो वो क्या है आपका सिल्वर, जिसका सिंबल होता है आपका दैट इज ए जी। और सी एफ एल स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ये कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। The sun produces energy by the process of a nuclear fusion।
ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला टर्म होता है फिजन और फ्यूजन। ये दोनों वर्ड आपसे कभी-कभी एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय द सन इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो यहाँ हाँ, यहाँ से आपको समझना होगा कि फ्यूज़न मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, मतलब कि सपोज़ 2 हाइड्रोजन हैं और इस हाइड्रोजन का मिल करके बेसिकली क्या बन रहा है, हीलियम एटम बन जा रहा है। मतलब कि सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हाईयर एटॉमिक न्यूक्लियाई इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन नॉट अ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। फ्यूजन का फ्यूज करना, जैसे आप पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशंस में, तो आप बताते हैं कि हाँ ओवा सेल्स और स्पर्म सेल्स आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है। तो आप वहाँ पे लिखते हैं ना ये फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मिलना, जुड़ना। फिजन का मतलब होता है क्लीवेज या टूटना। जब आप उसको मतलब तोड़ रहे होते हैं उसको आप फिजन वर्ड बोलते हैं। तो जो आपका सन है, जिससे कि आपकी ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके पीछे का जो केमिकल केमिस्ट्री है वो यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन का होना। हाइड्रोजन के कई सारे एटम्स वहाँ पे जुड़ जुड़ करके हीलियम का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बनाते हैं। एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी एटॉमिक बम का जो प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस पे बनाया गया, न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक कोई हैवी न्यूक्लियस होगा जिससे कि ब्रेक हो करके बेसिकली आपके स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या होंगे, बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे हीलियम है, ये हैवियर है, ब्रेक होकर के क्या बनेगा, छोटे छोटे पार्ट आपके बन जाएंगे। तो फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। तो सन से एनर्जी का प्रोड्यूस होना आपका प्रिंसिपल है, दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन का। एटॉमिक बम का जो प्रिंसिपल है दैट इज द न्यूक्लियर फिजन का। तो ये दोनों ही सवाल आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। TNT 246 ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये आपका अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सपोज कीजिए आपका ये बेंजीन है, इस तरीके से बना हुआ रहता है। यहाँ पे आपका एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपका ये हो जाएगा तो 2 पे ये हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 पे ये हो जाएगा, 6 पे ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका ये ग्रुप लगा हुआ होता है। और आप इसको बोलते हैं 24 ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये मोस्ट कॉमन एक्सप्लोसिव है जो कि ब्लास्ट कराने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट। ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उससे क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का जो हाफ लाइफ होता है उसको निकाला जाता है, मतलब नोन रहता है। उसके बेसिस पे कंपेयर करके जो भी पुराने ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये वाला टर्म आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीलियम अगर आपका हैवियर है तो ब्रेकआउट किस में होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन में। तो फ्यूजन का मतलब हुआ टूटना और फ्यूजन का मतलब हुआ जुड़ना। तो यहाँ पे टू स्मॉल न्यूक्लियाई टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई, एक ऐसे प्रोसेस को आप न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिल करके हीलियम न्यूक्लियस का बनाना, जो कि आपका सन एनर्जी का क्या है, आपका सोर्स होता है। और अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, फॉर एग्जांपल कि हीलियम का ब्रेकआउट होकर के हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे बनना, तो ये एग्जांपल किसका, दैट इज द एटॉमिक बम का। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अरे अभी क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? अच्छा, ओके। तो ये था पूरा आपका वन लाइनर, जो फिजिक्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया। और मैं इस बात की कहीं से भी आपको इस गारंटी नहीं दूंगा कि सिर्फ आप इतना ही पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश मैंने यही किया कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से थोड़ा सा रूबरू हो जाएं। आपको फिजिक्स का भी बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, लाइट को लेकर के, रिफ्लेक्शंस को लेकर के, रिफ्रैक्शंस को लेकर के, और मोशन को लेकर के, न्यूटन्स के लॉ को लेकर के, ये सारा सब कुछ मैंने आपको डील किया। केमिस्ट्री में भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन से लेकर के उनके रिएक्शंस के टाइप्स को लेकर के, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें, केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाई, जिससे कि आपको जो पहले का पढ़ा हुआ था उससे थोड़ा सा आप सेंसिटाइज हो गए। आपको और अच्छे तरीके से रिवीजन करने का मौका मिल गया। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ फैक्ट फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं उनको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वैसे जब पूरा आपका ये रिवीजन मैं कराऊंगा तो वहाँ पे आपको फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऐसे वन लाइनर का
और ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लेकिन अभी ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो दूसरे वाले टॉपिक पर आएँगे पढ़ने के लिए। बायोलॉजी के लिए आप लोगों ने बोला है कि पढ़ने के लिए कि सर पढ़ा दीजिए, लेकिन मैंने आपको उसके लिए बोला है कि उसके लिए मैं आपको ऐसे पीडीएफ दे दूँगा जिसमें कि पूरा वन लाइनर चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। अगर दिक्कत होगी तो मैं उसे एक क्लास में उससे पूरा फिनिश भी कर दूँगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ अब हम लोग थोड़ा-सा मूव करेंगे इधर की तरफ, दैट इज़ आईपीआर की तरफ। ओके? तो अगर आप लोगों को लगता है कि बायोलॉजी का जो बेसिक साइंस वाला बायोलॉजी है उसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है तो फिर आप लोगों को बता दीजिए। अदरवाइज़ मैं यही करूँगा कि आपको उसका एक ऐसे वन लाइनर वाले जो नोट्स होंगे वो नोट्स बना करके आपको पीडीएफ दे दूँगा और आप होपफुली कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा आप लोगों का हो, आप लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, अमित का कहना है कि वन लाइनर वाला दे दीजिए और बाकी सोविक और प्रिंस